Hello everyone, my name is Modat Singh. Today I am going to present you historical background of Indian Constitution. This lesson is related to Indian polity. This is very interesting and historical lesson for us. आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हम पढ़ते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं, तो वो कैसे बना, उसके पीछे क्या क्या रीज़न रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे लॉज आए, बहुत सारे एक्ट आए, तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे इस लेसन में। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम जानते हैं, जैसा कि हमें पता है 1600 सेंचुरीज़ में ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे एज अ ट्रेडर। कोलकाता में हुगली नदी जो है, हुगली रिवर, उसके वहाँ पे उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की थी। सबसे पहले जब वो आए थे इंडिया में तो एज अ ट्रेडर आए थे, वो व्यापार के उद्देश्य से आए थे, ट्रेड करने आए थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पे देखा, यहाँ की सिचुएशन को देखा, फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पे पॉलिटिकली रूल करना शुरू कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले की बात करते हैं हम, तो 1765 द कंपनी विच टिल नाउ हैड अ प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन ऑब्टेन्ड द दीवानी। 1765 में सबसे पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी, जिसको हम बोलते हैं रिवेन्यू कलेक्ट करने का जो वो है पावर, उसने वहाँ पे करना शुरू किया। हमें जैसे कि पता है 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जो था वो जीत गया था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये वॉर हुआ था बंगाल में। मीर कासिम वहाँ का शासक था, रूलर था। तो 1757 के बाद ही ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया यहाँ पे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। तो ये सबसे पहला स्टेप था 1765 में, जब उन्होंने, इनमें 4-5 स्टेट थे, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, इन स्टेटों में उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू किया। ये सबसे पहला स्टेप था। इसके बाद उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे टेरिटोरियल पावर पे उन्होंने ये भी टेरिटोरियल पावर को भी अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। लाइक 1857 हमें पता है सबसे पहला जो सिपोही म्यूटेंटी, जिसको हम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, 1857 में जो हुआ था, जिसको हम इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर भी कहते हैं। तो 1857 में जिसको दबा दिया गया, ब्रिटिशर्स ने उसको एक तरीके से सिपोही म्यूटेनिटी या सिपोही मूवमेंट को उन्होंने कुचल दिया। उसके बाद उन्होंने 1858 में ब्रिटिश क्राउन को एज्यूम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द इंडिया। दिस रूल कंटिन्यूड अंटिल इंडिया वाज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15, 1947। 1858 से उन्होंने क्या किया, टेरिटोरियल पावर को अपने हाथ में लिया, और उसके बाद से टिल इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया यानी 15 अगस्त 1947 तक उन्होंने इंडिया पे रूल किया। तो ये चीज़ें हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन को सजेस्ट करने वाले एमन रॉय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, एमन रॉय, हु सजेस्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। ही वॉज द पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया एंड एडवोकेट ऑफ रेडिकल डेमोक्रेटिज्म। इन 1934 में उन्होंने सजेस्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फॉर्म फ्रॉम दिस पर्पज इन 1947 एज वी नो। उनके ही सजेशन पे 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा की गठन की गई थी। तो इन सब में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्रम अनुसार देखते हैं कि ब्रिटिश किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपने कंट्रोल में किया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा द कंपनी रूल 1773-1858, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। जो ये एक्ट है, दिस एक्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस एक्ट इज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस। जैसे कि हम जानते हैं, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट दिस अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, ये पहला स्टेप था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोलिंग पावर यानी कंट्रोल करना शुरू किया। इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। इससे पहले जो कंपनी थी वो केवल कमर्शियली उसके पास पावर था, लेकिन उसने पहली बार पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को भी इसने रिकॉग्नाइज किया इस एक्ट ने, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 और फंक्शंस हैं। इन्होंने नए फंक्शंस उसको दिए, नए पावर्स दी।
थर्ड जो है, इट लैड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसने इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी शुरुआत की, एक तरीके से हम कह सकते हैं। अब फीचर्स ऑफ दिस एक्ट पढ़ लेते हैं हम। इसके बहुत सारे वेरियस फीचर्स हैं जो हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। फर्स्ट फीचर जो है, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 members टू असिस्ट हिम। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग्स। तो इस एक्ट ने जो वहाँ का गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको एक नया डेजिग्नेटेड दिया, मतलब एक नया नाम दिया, जिसका नाम उसको बाद में कहा जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो था लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। ठीक है, ये GGB, इसको शॉर्ट में आप GGB बोल सकते हो, GGB। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस एक्ट ने क्या किया कि जो इससे पहले क्या होता था, बॉम्बे और मद्रास, जैसा कि हम जानते हैं बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता, दीज वो 3 प्रेसिडेंसीज एट द ब्रिटिश टाइम। ये 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। तो उस समय इंडिपेंडेंट थे तीनों ही एक दूसरे से, तीनों के ही गवर्नर होते थे। लेकिन इस एक्ट ने पहली बार क्या किया कि जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स हैं उनको उसके सबऑर्डिनेट कर दिया, मतलब उसके नीचे कर दिया, उनकी पावर को बंगाल जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसके नीचे कर दिया। यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो इनके ऊपर इनको सुपरवाइज करेगा। और इसके साथ ही इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774 कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इस एक्ट ने 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया, जिसमें एक चीफ जस्टिस और जगह दी गई। फोर्थ जो है, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स जैसा कि हम जानते हैं भारतीय लोग। इस एक्ट ने कंपनी के जो लोग थे उनको प्रोहिबिट किया, उन पे कुछ लिमिटेशंस, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि वो किसी भी प्राइवेट ट्रेड में एंगेज नहीं होंगे, एंगेज मतलब शामिल होना, इन्वॉल्व होना, और किसी भी प्रेजेंट्स यानी जो इंडियन नेटिव्स होंगे अगर उनको कोई गिफ्ट देते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके अलावा वो इंडियन से ब्राइब्स नहीं लेंगे, ब्राइब्स मतलब घूसखोर, रिश्वत। इट स्ट्रेंथन द control of British government over the company by requiring the court of directors, governing body of the company, to report on its revenue, civil and military affairs in India। इसने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नर जो थे वो दी कंपनी बाय रिक्वायरिंग, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उनको पावर दे दी कि वो रिपोर्ट करेंगे रेवेन्यू से रिलेटेड, सिविल से और मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया, जो ये तीनों चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करेंगे। सेकंड जो इम्पोर्टेंट एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो पहला एक्ट हमने क्या पढ़ा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसके हमने फीचर्स पढ़ लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो हम अब पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इन अ बिड टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ऑल्सो नॉन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कुछ डिफेक्ट्स हैं, उसको करेक्ट करने के लिए एक नया इसको अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट जो एक्ट था वो 1781 में आया, जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। वी मूव टू